अक्टूबर 2023 से चल रहे ताज़ा इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष से बड़े लंबे अरसे के बाद एक राहत देने वाली खबर आई है। पहले गाजा पट्टी पर इजरायली आक्रमण हुआ, उस हमले के जवाब में जो हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर किया था, अब तक के 44,000 से ज़्यादा लोगों की जान वहां जा चुकी है। उसके बाद इजराइल ने लेबनान पर हमला किया, जहां पर हिजबुल्लाह बेस्ड है, वहां से वो इजराइल पर अटैक करता था। इन हमलों में भी 3700 से ज़्यादा लोगों की जान लेबनान में चली गई थी। लेकिन अब संघर्ष विराम की खबर आई है। आज सुबह से, इस वीडियो को जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 27 तारीख भारतीय समय के अनुसार, सुबह 7 बजे से संघर्ष विराम लागू हो गया। इसकी ज़्यादा जानकारी हमें अभिषेक देंगे। अभिषेक, हम जानना चाहते हैं कि एक बहुत लंबा लॉन्ग ड्रॉन आउट कॉन्फ्लिक्ट था और बहुत लंबे टाइम से जो दुनिया की बड़ी शक्तियाँ हैं उनकी कोशिश भी थी कि इसमें कोई एक बीच का रास्ता निकाला जाए। तो ये कैसे ये प्रोसेस हम यहाँ तक के पहुँचे हैं और पिछली जो सीज फायर से उनसे इसको कैसे हम अलग देखेंगे, ये बताइए। निखिल, इसको हम अगर इसका बैकग्राउंड हम देखना चाहें तो आपको याद हो 7 अक्टूबर 2023 की सुबह हमास ने इजराइल पर टेररिस्ट अटैक किया था। उसमें बहुत सारे लोगों की हत्या की, बहुतों को बंधक बनाया। फिर इजराइल ने लड़ाई का ऐलान किया गाजा पट्टी में, वहाँ बमबारी शुरू की। उसके अगले दिन हिजबुल्लाह जो लेबनान में है, इजराइल के उत्तर में, और हमास है गाजा पट्टी में, इजराइल के दक्षिण की तरफ। तो वहाँ से हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पे, नॉर्दर्न इजराइल का जो इलाका है, वहाँ पे रॉकेट अटैक शुरू किए। उनका ये कहना था कि हम ये हमास को सपोर्ट करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने फुल वॉर नहीं छेड़ा, बस छिटपुट हमले शुरू किए। तो उनका था कि इजराइल का ध्यान यहाँ बटेगा तो वो वहाँ कम करेंगे। तो ये चलता रहा और ये लड़ाई चलती रही आपको सितंबर तक, इस तरह की, उस तरफ लेबनान बॉर्डर की तरफ हिजबुल्लाह के साथ, और गाजा में तो फुल ब्लोन वार चल ही रहा था। फिर सितंबर में 16 सितंबर 17 सितंबर को वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुए, फिर पेजर ब्लास्ट होते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद हसन नसरल्लाह जो हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल थे, उनकी हत्या हो जाती है। हसन नसरल्लाह की हत्या के 3 दिन बाद 30 सितंबर को इजराइल अपनी ग्राउंड फोर्स वहाँ भेजता है, लेबनान में उतार देता है, साउथ लेबनान में, जो सटा हुआ इलाका है। और उसके बाद वो टैंक, हवाई अटैक, हर तरह से वो हमला करते हैं। उसमें जो अभी तक लड़ाई चली उसमें 3700 से ज़्यादा लोग मरे, जैसा आपने बताया भी। और इजराइल में जो उनके हमले हुए थे उसमें 120 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। तो ये प्रेशर बन रहा था कि एक तो इजराइल को 2 मोर्चों पे लड़ाई लड़नी पड़ रही थी, और दूसरी वजह थी कि उसकी वजह से, उस साउथ लेबनान की लड़ाई की वजह से आम लोगों को ज़्यादा नुकसान हो रहा था। जो लेबनान में लोग मारे गए उसमें हिजबुल्लाह के लोग भी थे और ज़्यादातर आम लोग थे। और इजराइल ने बीच में जो वहाँ पीस कीपर्स हैं उस बॉर्डर पर, उन पे भी अटैक किया, कहा कि ये हिजबुल्लाह के लोगों को छिपा रहे हैं। इस वजह से भी प्रेशर बढ़ रहा था। तो ये जो ड्राफ्ट है सीज फायर डील का, ये अमेरिका और फ्रांस ने मिलकर तैयार किया था और फिर इजराइल ने उसको मंजूरी दी। हिजबुल्लाह पहले ही मान चुका था। कल शाम में दरअसल इजराइल की जो सिक्योरिटी कैबिनेट है उसमें से 11 में से 10 लोगों ने उस पर सहमति दी। एक ने विरोध किया। विरोध करने वाले इतमार बेन गुइर हैं, जो इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं वहाँ के, और और वो उनका पुराना इतिहास रहा है कि वो फिलिस्तीन को मिटाने की बात करते हैं और अल-अक्सा मस्जिद में कभी कभार घुस जाते हैं, उसकी वजह से बवाल होता है। इस डील में ये है कि ये 60 दिनों के अंदर लागू होगा और उसमें जो हिजबुल्लाह है वो साउथ लेबनान से पीछे हटेगा, यानी वो उस तरफ उत्तरी लेबनान की तरफ जाएगा। एक नदी को सीमा बनाने वो लितानी रिवर नाम है, वो जो एक ब्लू लाइन है, एक अनऑफिशियल बॉर्डर है इजराइल और लेबनान के बीच। ये 2000 में खींचा गया था, जब इजराइल 1980 के दशक में पीएलओ को हटाने के लिए गया लेबनान में, 18 वर्षों तक रहा। फिर उनको बाद में वापस आना पड़ा, फिर एक समझौता हुआ। तो एक अस्थायी सीमा रेखा खींची गई कि यहाँ से आप इसको अभी बॉर्डर मानिए, कभी भविष्य में जाकर हम सुलझाएंगे। तो वहाँ पर से 30 किलोमीटर आगे लेबनान में, वहाँ एक लितानी रिवर पड़ती है, उसके पीछे हिजबुल्लाह जाएगा और जो उनके अभी तक मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स हैं वहाँ पर और हथियार हैं उनको हटाया जाएगा। वो उनको छोड़कर पीछे हटेंगे। लेबनान की जो रेगुलर आर्मी है, ये दोनों अलग हैं, हिजबुल्लाह और लेबनान की रेगुलर आर्मी, और हिजबुल्लाह ज़्यादा ताकतवर है रेगुलर आर्मी से, तो वो उसकी निगरानी करेगी। उनकी जगह, हिजबुल्लाह की जगह पे वो आएंगे। और एक इंटरनेशनल टास्क फोर्स भी आएगी, उसमें अमेरिका और फ्रांस के पीस कीपर्स होंगे और भी कुछ देशों के होंगे। वो इसको मॉनिटर करेंगे और 60 दिनों के बाद छोटे छोटे फेजेस में इजराइल की जो आर्मी अभी वहाँ है टैंक और हथियार लेकर, वो उससे पीछे आ जाएगी।
तो ये सीज फायर जो है ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। बाइडन ने कहा है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा है कि ये हॉस्टिलिटीज़ का परमानेंट सॉल्यूशन है, लेकिन ऐसा कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये ऐसा है नहीं, क्योंकि उसके बाद जो बयान आए हैं दोनों तरफ से वो बहुत उम्मीद नहीं जगाते। आपने खैर बाइडन का जिक्र छेड़ दिया, तो अभी उसी को जान लेते हैं। क्या ट्रंप ने भी रिएक्ट किया है, प्रेसिडेंट इलेक्ट, उससे भी? क्योंकि ये दोनों नेता अलग अलग तरह से सोचते हैं और अलग अलग तरह से देखते भी हैं कॉन्फ्लिक्ट को, किस तरह हैंडल किया जाना है। जितनी मैंने मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं और ट्रंप का अकाउंट चेक किया है, अभी तक उनका बयान नहीं आया है। एक तो ये बाइडन की सबसे बड़ी सफलता फॉरेन पॉलिसी के मुद्दे पर हो सकती है, क्योंकि उनके कार्यकाल में रूस यूक्रेन शुरू हुआ, वो खत्म नहीं हुआ है। गाजा में शुरू हुई जंग, वो खत्म नहीं हुई है। ताइवान चाइना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो खत्म नहीं हुई, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो पहली बार कुछ ऐसा हुआ है जिसको बाइडन अपनी लीगेसी के तौर पर पेश कर सकते हैं। तो ट्रंप का जो बयान होगा वो काफी नपा-तुला होगा इस पर, मेरे ख्याल से। आपने बताया कि मिलिट्री जो लेबनीज आर्मी है वो आ जाएगी वहाँ पे दक्षिण लेबनान में, नदी के इस तरफ ब्लू लाइन के ऊपर तक। इजरायली ट्रूप्स वापस आ रहे हैं और हिजबुल्लाह को कहा गया कि अब नदी के उत्तरी तट पे चले जाइए। जो आम लोग हैं जिनके घर थे, और मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, कि जो लेबनीज लोग, जिन्होंने आम लोग ग्रामीण जिन्होंने छोड़ा वहाँ से क्योंकि लड़ाई थी, और कई इजरायली सिटीजन्स को भी अपने घर छोड़ने पड़े क्योंकि हिजबुल्लाह के रॉकेट्स वहाँ तक के आते थे। इन लोगों पर भी कोई बात है क्या ये लौट पाएंगे अपने? बिल्कुल, आज से ही जो रिपोर्ट्स आ रही हैं लेबनान की तरफ से लोग लौटना शुरू कर चुके हैं। जो यूएन और वर्ल्ड बैंक का एस्टीमेट है उसमें 12 लाख लोग साउथ लेबनान से विस्थापित हुए अपने ही देश में। उनको कहीं घर बार छोड़कर, उनके घर बार तबाह हुए या फिर किसी और वजह से छोड़कर जाना पड़ा। वही नॉर्दर्न इजराइल में हुआ था कि हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से तकरीबन 70,000 लोग प्रभावित हुए। कुछ लोग हिंदुस्तान आए हुए हैं बाय द वे, ऐसे लोग जिनके जो लोग वहाँ रुक नहीं पा रहे हैं नॉर्दर्न इजराइल में, तो वो लोग हिंदुस्तान आ गए कुछ वक्त के लिए, जो जिनको वो जानते हैं। कुछ लोग टूर कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए एक स्ट्रेस का माहौल तो है ही, चाहे वो एक दूसरे तो इजराइल में वो दो धड़े में बटे हुए हैं। एक जो विस्थापित लोग हैं वो एक कह रहे हैं कि ये अच्छा मौका है और इस पर भरोसा किया जाना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि हिजबुल्लाह पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पहले भी कई बार हो चुका है, कई बार सीज फायर्स हुए हैं और वो यूएन में जाकर हुए हैं, उसके बावजूद भी वो लड़ाइयाँ चलती रही हैं। इस वजह से वो बहुत खुश नहीं है इससे। तो उनका था कि हिजबुल्लाह को पूरी तरह समाप्त करिए, फिर हम आपकी बात मानेंगे। अच्छा अभिषेक, मुझे ये भी बताइए, मतलब लोग भी जानना चाहेंगे कि हमने देखा था कि हमास के साथ भी एक सीज फायर हुआ था, जब बीच में एक समय दिया गया कि आप इतने समय के लिए कुछ दिन ले लीजिए और इसमें ह्यूमैनिटेरियन एड आ पाएगी गाजा पट्टी में। लेकिन हमने और उम्मीद जताई जा रही थी कि अगर ये चीज़ अच्छी चलती तो हो सकता है कि बाद में हॉस्टिलिटीज़ को परमानेंटली रोक दिया जाए। लेकिन इजराइल का प्लान था कि जब तक कि पूरी तरह से वो तबाह नहीं करेंगे हमास को, तब तक वो रुकेंगे नहीं। हिजबुल्लाह के साथ भी उन्होंने तकरीबन इसी राह पे वो चले भी हैं, उन्होंने उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश की। तो आपकी रीडिंग क्या कहती है कि इजराइल की अपनी इच्छा कितनी होगी इस सीज फायर को कंटिन्यू करने में? और जैसा कि कुछ इजरायलियों ने डर दिखाया है, उनकी आशंका है कि हिजबुल्लाह ने इससे पहले पालन किया नहीं है। अभी हिजबुल्लाह क्या उस स्थिति में है कि वो हॉस्टिलिटीज को रिज्यूम कर पाए? नहीं, हिजबुल्लाह को इस लड़ाई में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उनकी टॉप लीडरशिप साफ, उसमें फुआद शुक्र, हसन नसरल्लाह, और हसन नसरल्लाह का जो सक्सेसर था माना जा रहा था हासिम सफेदीन, उसको एक हफ्ते के अंदर मार दिया। तो जो हिजबुल्लाह की ताकत है वो काफ़ी कम हुई है। लेकिन वो हमास वाला जो मैटर आप बता रहे हैं कि हमास के साथ सीज फायर क्यों नहीं हुआ, पहला सीज फायर इस कॉन्फ्लिक्ट में जो हुआ था वो नवंबर 2023 में हुआ, 7 दिनों का, और उसमें एक इजरायली कैदी के बदले 3 फिलिस्तीनी कैदी छोड़े गए, इजराइल ने छोड़े। और वो 7 दिनों के बाद लगभग 120 के आसपास लोग छूटे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, और फिर से लड़ाई रिज्यूम हुई। उसके बाद कतर में, इजिप्ट में, रूस में ये सीज फायर टॉक्स चल रही हैं। आपको ऐसे कई रिपोर्ट्स मिल जाएंगे कि CIA के डायरेक्टर, मोसाद के चीफ ये दौरे कर रहे हैं, हमास के नेता दौरे कर रहे हैं, लेकिन वो कोई उसका हल नहीं निकला है। और इजराइल ने आरोप भी लगाया था कि कतर जो है, जो मीडिएटर, मेन मीडिएटर है, होने नहीं दे रहा है समझौता, वो उनकी तरफ से बात कर रहा है, वो एक पार्टी बन रहा है। तो हम कतर ने कहा था कि हम बातचीत बंद कर देंगे। तो इस तरह की चीजें हुई। फिर इस्माइल हानिया की हत्या हो जाती है, हमास का जो पॉलिटिकल हेड था। फिर याहिया सिनवार की हत्या हो जाती। अभी जो वहाँ मामला अटका हुआ है, मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था वॉशिंगटन पोस्ट की, उसमें है कि 121 के लगभग
लोग छूट चुके हैं या फिर छुड़ाए गए रेस्क्यू ऑपरेशंस में। 70 के आसपास मारे जा चुके हैं। ये फ्रेंडली फायर्स हो सकते हैं इजराइल के अटैक में या फिर हमास ने उनको मार दिया। 60 के आसपास लोग अभी भी बचे हुए हैं। इजराइल का कहना है कि जब तक आप बंधक नहीं छोड़ते, हॉस्टेज नहीं रिलीज करते, तब तक चलेगा। हमास का कहना है कि जब तक आप हमले बंद नहीं करेंगे हम बंधक छोड़ेंगे नहीं। हाँ। तो यहीं पे चीजें अटकी हुई हैं और अभी उनके पास कोई ऐसी लीडरशिप नहीं है जिसके जरिए बात की जा सके। तो मैं वही पूछ रहा था कि जैसे हमास के साथ एक डेडलॉक है, इसलिए वहाँ हॉस्टिलिटीज कंटिन्यू नहीं हुई है। हिजबुल्लाह की इच्छा क्या है और अभी उनकी कॉम्पिटेंस बची कितनी है कि अगर हॉस्टिलिटीज रिज्यूम करते हैं? मतलब एक तो आपने बताया कि इजराइल का क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है, हिजबुल्लाह क्या सोच रहा है इस बारे में, वो कंटिन्यू करना चाहेंगे? हिजबुल्लाह को मतलब अगर हम पुराना रिकॉर्ड देखें तो जब भी लड़ाई हुई है आपको 1980s में दिखेगी। जब हिजबुल्लाह बना, इजराइल ने PLO को हटाने के लिए जब वो गए लेबनान, फिर ईरान के सपोर्ट से हिजबुल्लाह बना, तो इन्होंने जाके उनको बहुत मारा, फिर उनकी ताकत कम हुई, फिर नए लोग उसमें आए, फिर वो 90s में पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। उस दौर में भी कई सारी लड़ाइयाँ चली। फिर 2000 में इजराइल आर्मी को वापस लौटना पड़ा क्योंकि इनके लिए नुकसान झेलना मुश्किल हो रहा था। फिर 2006 में एक लड़ाई होती है जिसमें इजरायली सैनिकों को बंधक बनाकर वो ले गए, वो एक बड़ी लड़ाई थी। और फिर उसके बाद जो पीस कीपर्स हैं वो गए थे वहाँ पे, अभी भी हैं वहाँ पे। तो उसमें भी तब हसन नसरल्लाह सेक्रेटरी जनरल हुआ करता था, उसने कहा था, की आप बात कर रहे हैं ना? हाँ, उसमें हिंदुस्तानी ट्रूप्स भी हैं, बाय द वे इंडियन आर्मी के ट्रूप्स भी हैं। तो हसन नसरल्लाह ने उस समय टीवी पर कहा था कि अगर मुझे पता होता कि ऐसा वो अटैक करेंगे तो हम ये गलती कभी नहीं करते। तो उनको हर बार नुकसान हुआ है, इस बार तो पूरी लीडरशिप साफ हुई है। उनके रॉकेट्स और उनके हेडक्वार्टर्स पर हमले हुए हैं, उनकी सप्लाई लाइंस जो सीरिया और इराक होके आती है ईरान से, वहाँ हमले हुए हैं और इजराइल लगातार वहाँ पे अटैक्स कर रहा है। अभी भी उसने साफ कहा है, नेतन्याहू का आपको बयान सुना देते हैं। אם חיזבאללה יפר את ההסכם וינסה להתחמש, אנחנו נתקוף. אם הוא ינסה לחדש תשתיות טרור בסמוך לגבול, אנחנו נתקוף. אם הוא ישגר רקטה, אם הוא יחפור מנהרה, אם הוא יכניס משאית עם טילים, אנחנו נתקוף. כן, אני שומע את הטענה, שאם ניכנס להפסקת אש, לא נוכל לתקוף ולא נוכל לחדש את המלחמה. אני מזכיר לכם, זה בדיוק מה שאמרו לי, אבל בדיוק. כשעשינו את הפסקת האש בעזה לצורך שחרור חטופינו. אמרו שלא נחזור להילחם, חזרנו גם חזרנו להילחם, ובגדול. אומרים לי, טוב, חיזבאללה יישב בשקט שנה-שנתיים, הוא יתעצם, ואחר כך הוא יתקוף אותנו. אבל חיזבאללה יפר את הפסקת האש לא רק אם הוא יירה עלינו, הוא יפר את ההסכם גם כשהוא ינסה להתחמש כדי לירות עלינו בעתיד. על כל הפרה שלו נגיב בעוצמה. तो नेतन्याहू साफ कह रहे हैं कि हम मान रहे हैं अभी सीज फायर, लेकिन अगर हिजबुल्लाह ने एक भी अटैक किया तो हम जवाब देने के लिए स्वतंत्र हैं। यही बात मतलब बाइडेन ने प्रिज्यूम किया जाएगा कि सीजफायर खत्म, बिल्कुल वहीं पे खत्म हो जाएगा, इसीलिए इसको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं माना जा सकता। मतलब अभी हमें देखना है कि ये सिचुएशन और कितना डेवलप होती है, लेकिन हम तो यही उम्मीद करेंगे कि अगर 12 लाख लोग अपने घर नहीं जा पाए हैं, हज़ारों लोग इजराइल के भी हैं जो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, हज़ारों हज़ार की जान जा चुकी है, अगर किसी भी लेवल पे हॉस्टिलिटीज़ कम होती हैं या कुछ समय के लिए रुकती हैं तो उससे एक राहत का पल माना जाना चाहिए और इस पीस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी का, ताकि एक लास्टिंग सोल्यूशन की तरफ कम से कम काम शुरू तो किया जाए। इसमें सालों का वक्त लगेगा, लेकिन ऐसी पहलों की बहुत ज़रूरत थी। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, अभी इसमें और चीज़ें होनी बाकी है। आज सीज फायर का पहला दिन है, ये कितना टिकती है, एक दिन से ज़्यादा टिक पाती है नहीं, इन सारे सवालों का जवाब कुछ दिनों बाद मिलेगा हमें और वो सारे अपडेट्स लेके हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। ये वीडियो आपने देखा उसके लिए आपका शुक्रिया। आप देखते रहिए खबरगांव।